औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। जी जनाब, आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मौसूल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जनाब, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मुझे जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा माशरा बदकिस्मती से पस्ती की किस इंतहा को टच कर रहा है और हम लोग कितनी नीश डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जिस नीश डायरेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही, इजाफा हो रहा है। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि हम एक ऐसी जनरेशन को साथ लेके चल रहे हैं जो करैक्टरलेस है, जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही नहीं पता। इसमें जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया है कि मुख्तलिफ सारे पहलू आते हैं। एजुकेशन सेक्टर का प्रॉपर ना होना, घर में पेरेंट्स की तरबियत का ना प्रॉपर होना, मजहबी इज्तिमा में ना जाना, सुन्नतों पे अमल पैरा ना होना, कुरान पाक से दूरी, हदीस शरीफ से दूरी, अजमा से दूरी, कियास से दूरी, दुरूद शरीफ की महफिल पे ना जाना, ऐसी जगह पे ना जाना काफ़िलों के साथ जहाँ पे आप बयान सुन सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है और समझने का मौका मिलता है। अच्छा जी, आज से कुछ दिन पहले मैंने जस्टिस ऑफ पीस में आतिफ़ सलीम भट्ट के नेम से पटिशन दायर की थी कि ताकि पुलिस स्टेशन सदर, जो कि जिणावाला रोड फैसलाबाद पर वाक़या है, मुजरमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वह बरूए अमल लाई जाए। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा ये है कि हमारे यहाँ जब हम कोई डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाते हैं, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसको जज साहिबान भी रीड नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, एग्जिबिट कर लेते हैं, पार्ट नहीं बनाते, रीड नहीं करते। चले मैं मान लेता हूँ कि हमारी कौमी ज़बान इंग्लिश नहीं है। वैसे तो अब हमारी दो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे उर्दू आती है और उसके बाद इंग्लिश आती है। कोर्ट के जितने भी डिसीजन है, सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती की इंतहा क्या है कि हमें उर्दू भी नहीं पढ़नी आती। हम लोग अपनी आँखों में डेजीनेस फील करते हैं, जिसके लिए हमें अपने आँखों के इलाज की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं जो अदलो इंसाफ को फ़रोग नहीं देती, अदलो इंसाफ को प्रमोट नहीं करती, अदलो इंसाफ के तकाज़े साथ लेके नहीं चलती। अदलो इंसाफ से मुराद क्या है? अदलो इंसाफ से मुराद हर शोबे के अंदर अदलो इंसाफ है। ये नहीं कि एक स्पेसिफिक चीज़ में है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में है, कोर्ट के डिसीजंस में है, रोज़मर्रा रूटीन में है और मुख्तलिफ़ अवामिल इसमें शामिल है। इस बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 4 वर्स नंबर 32 में कि इंसाफ कायम करो, इंसाफ कायम करो और इंसाफ की तरफ जाओ और दूसरों को भी इंसाफ की तरगीब दो। क्यों? इंसाफ के बग़ैर किसी माशरे का हसूल जो है वो मुमकिन नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत होता है, तो उनके पास एक ख़ातून शिकायत लेके आते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं रास्ते में से गुज़र रही थी तो मेरे पास तेल की एक बॉटल थी, वो मेरे से गिर गई है और ज़मीन ने मेरा तेल जो है वो सारा जज़्ब कर लिया है, तो मैं गरीब हूँ, तो मैं तो और तेल नहीं ख़रीद सकती, तो आप ज़मीन से कहें कि जो मेरा तेल है ना वो वापस कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस औरत के साथ उस मकाम पर जाते हैं जहाँ पे वो तेल गिरा होता है और वहाँ जाके ज़मीन को हुक्म देते हैं कि इनका तेल जो है जो आपने जज़्ब किया है वो वापस कर दें। ज़मीन फौरी तेल पर उसको वापस कर देती है और वो औरत अपनी
बॉटल को फिल करके वापस चली जाती है अपने घर। अब ज़मीन से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते क्या हैं? ज़मीन से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि क्या तुम्हें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ पर यकीन नहीं है? यानी अदलो एहतराम को, अदलो इंसाफ को वो लोग इतना मुकद्दम और इतना मोतबर रखते हैं और चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। जैसा कि हमारा मज़हब हमें कहता है कि इस्लाम में हर बंदे का हक़ है कि वो प्राइम मिनिस्टर से, अमीरुल मोमिनीन से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हक़ रखता है, मुसन्निफ़ से, काजी से, वज़ीर आज़म से पूछने का कि आपने क्या किया या आपके पास जो भी एक्टिविटी आई है वो कहाँ से आई है। ठीक है, यानी पैसा आपके पास कहाँ से आया है, आपने कौन सा बिज़नेस किया है, क्यों, इसका दर्स हमें कहाँ से मिलता है? कुरान पाक से मिलता है, हदीस शरीफ से मिलता है, अजमा से मिलता है, क्यास से मिलता है। अच्छा जनाब, उस पटिशन का नंबर क्या था? उस पटिशन का नंबर था जी 378 नंबर था और दोनों साइड से एडवोकेट साहिबान जो हैं वो पेश हुए। अब जज साहब ने किया क्या? उस जज का नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद तारिक अयूब। फैसलाबाद में ये बंदा अपॉइंटेड है और ये बंदा डिसीजन किस तरह देता है ये आपको मैं आज बताऊंगा और आप लोग ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जुडिशरी सारी मेरे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है, हम सब एक फैमिली की तरह है और मैं जुडिशरी का तहे दिल से बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आदत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कैरेक्टर नहीं आ रहे तो हम लोग फ़ाइल को रीड नहीं करते। इससे पहले इस तरह का जो केस होता है ना जस्टिस ऑफ पीस का, मैं ऑडियंस को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें 3 हेयरिंग्स होती हैं सिर्फ। पहले समन इशू होता है, फर्स्ट हेयरिंग होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है और डेज़ का इतना ज़्यादा गैप नहीं आता, 2 से 3 डेज़ का ही गैप आता है हेयरिंग के ड्यूरेशन में जो है। अच्छा, पहले किसी और जज साहब ने केस एक्सेप्ट किया था, मीनवाइल उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो केस मेन आया जी मोहम्मद तारिक अयूब के पास, एडिशनल सेशन जज जो है, फैसलाबाद में है, ये अभी भी यहाँ पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। अब उन्होंने किया क्या? लॉ की टर्मिनोलॉजी में जब आप कोई एविडेंस जमा करवाते हो ना तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एग्जिबिट कहा जाता है। ये आपने वर्ड याद रखना है। लॉ की टर्मिनोलॉजी में उसे क्या कहते हैं? एग्जिबिट कहते हैं। यानी उसने उसका अंदराज कराया, जज को पेश कर दिया। अब जो हमारी प्रॉपर्टी थी जिसका मैंने बताया था कि वो लोग इल्लीगल एंटर हो जाते हैं, कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, चोरियां करते हैं और सीमेंट बजरी की बोरियां वगैरह लेके भाग जाते हैं वहाँ पे, उसे पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने डायरेक्शन की कि जी आप रिपोर्ट बनाएं। जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस जो है हमारे माशरे का एक कल्प्रेट 3 डिपार्टमेंट है, जिसकी हम एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं। मेरी ज़ाती तौर पे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं ताकि पाकिस्तान को बुलंदियों पर, कामयाबियों पर और कामरानियों पर जो है ना वो गामजन किया जाए। आप ये देखें कि ये जो दुआ जहरा केस है जो कि मेहदी अली काज़मी साहब लड़ रहे हैं, दुआ जहरा के जो फादर हैं, उसमें क्या हुआ है कि यानी फ़ाइल को पढ़ना ही नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी फ़ाइल को रीड आउट नहीं किया। मिसाल के तौर पे जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट हो गया, यूनियन काउंसिल का हो गया, नादरा रिकॉर्ड्स हो गए, पासपोर्ट हो गया, उसको इवेल्युएट नहीं किया। एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने डिसीजन दे दिया, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन को झुठला दिया। यानी हमारी सोसाइटी में अब हो क्या रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो जनाब अली हम जाते ही नहीं हैं, हम उसे भी निगलेक्ट करके जिसकी हमने फेवर करनी होती है, अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर हम लोग डिसीजन सादिर फरमा देते हैं, फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं, ये भी बगैर सोचे समझे कि उसका हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा। अदालत में बंदा क्यों जाता है, या मुनसिफ किसे कहते हैं? मुनसिफ एक ऐसे बंदे को कहते हैं कि जो दोनों तरफ को सुनने के बाद शवाहिद की रोशनी में, दस्तावेज़ात की रोशनी में एक प्रॉपर फैसला सादिर फरमाए, जो सही है उसके हक में सादिर फरमाए, जो गलत है उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने 1 जून को तारिक अयूब ने ऑर्डर किया पुलिस स्टेशन सदर को, इसमें सीपीओ वगैरह को इन्वॉल्व हमने किया हुआ था, और इसके अलावा यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन नबील अहमद उसका नाम है, उसको इन्होंने भेजा था, और इसके अलावा एसएसपी कंप्लेंट फैसलाबाद को इन्वॉल्वमेंट की हुई थी हमने।
उन्हें कहा कि जी आप इस वाक़े की हमें रिपोर्ट बना के दें। अब पुलिस स्टेशन ने तहरीरी तौर पर मुझे किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी, पुलिस स्टेशन सदर ने कोई इतला नहीं दी, एसपी इकबाल टाउन की तरफ से नहीं आई, कंप्लेंट सेल की तरफ से नहीं आई, सिटी पुलिस ऑफिसर की तरफ से नहीं आई, किसी साइड से मुझे नहीं इतला आई कि जी आपने प्रेजेंट होना है। वो नौसरबाज ग्रुप इनके पास पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने इन्हें अपनी जाली दस्तावेज़ात जो इन्होंने रेडी की हुई थी वो दिखाई, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा रिश्वत दी। पुलिस स्टेशन सदर जो है ना, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा कल्प्रेट है, और एसपी इकबाल टाउन जो है नबील अहमद, इससे तो कोई काम होता ही नहीं है। पता नहीं ये किस सियासी बेस के ऊपर पर अभी तक इसका सर्वाइवल हुआ है। इसे तो अब तक टर्मिनेट करके घर भेज देना चाहिए था, ताहयात नाहल करना चाहिए ऐसे लोगों को कि आप रिपोर्ट जमा कराएं। 1 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जी ये जो सारी प्रॉपर्टी मदीना सिटी फ़ेज़ 2 मलखावाला 225 रेबे में आती है, ये सालम खेवट में आती है, तो ये हमारा केस ही नहीं बनता, ये लोग सिविल कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट से अपनी तकसीम कराएं और अपने अपने रकबा पर कब्ज़ा और कंट्रोल करें। यानी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि दूसरे की प्रॉपर्टी में आप जो एंटर होते हो, जो चोरी करते हो, जो लोकेशन चेंज करने की कोशिश करते हो, जो कब्ज़ा करने की कोशिश करते हो, बकौल उनकी एफआईआर होती नहीं है, जिसे हम लॉ टर्मिनोलॉजी में कह लेते हैं कि एक सी क्लास कैटेगरी का चालान जो है वो उन्होंने पेश किया, जिसमें पुलिस कहती है, जो जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि वो जो बच्ची है दुआ जहरा, उसके केस में भी सी क्लास करके आईजी खुद कह रहे हैं कि जी नहीं जी पुलिस के एंड से ये केस ख़त्म हो गया है। अब मुझे आप बताएं कि यार पुलिस के शोबे का फंक्शन क्या है? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं आप भर्ती करते यहाँ पे? ऐसे लोग नहीं भर्ती करते कि जिनको उर्दू भी पढ़नी आती हो। चलो यार इंग्लिश नहीं पढ़नी आती मैं मान लेता हूँ, क्या उनको उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, उर्दू भी नहीं रीड करनी आती? ना जज को रीड करनी आती है, ना पुलिस को करनी आती है। या करप्शन की पट्टी बंधी हुई है दोनों के सर के ऊपर, जो है करप्शन लेते हैं, बैंक बैलेंस लेके जो दिल में आए डिसीजन सादिर फरमा देते हैं। अच्छा, अब जब इसमें डिबेट हुई, दोनों तरफ से एडवोकेट साहिबान गए, हमने एग्जिबिट करवाया था उन्हें एक डिसीजन जो कि ऑनरेबल उमर दराज हरल ने, जो कि सिविल कोर्ट के जज है, उन्होंने 2021 में मेरे और मेरे छोटे भाई उमर सलीम भट्ट की फेवर में दिया था, जिसमें उन्होंने कॉर्नर प्लॉट का हमारे तयन कर दिया था। ठीक है जी, जब तयन हो जाए, जज का डिसीजन आ गया, तो मेरा प्लॉट निकल गया सालम खेवट के अंदर से। बात को आपने टेक्निकल अंदाज में समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा प्लॉट निकल गया सालम खेवट के अंदर से, मैं कॉर्नर प्लॉट का मालिक हूँ। अब मेरे प्लॉट के अंदर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि कोई बंदा इंटरफेरेंस करेगा, ईंटें तोड़ेगा, चोरी करेगा, सीमेंट की बोरियां चोरी करेगा, बजरी चोरी करेगा, कब्जा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो कानून वाइज वो क्या है? इलीगल है ना भाई, बोलो भाई, इलीगल है ना, गैर कानूनी है ना, वायलेशन है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। चूँकि इन्होंने पुलिस स्टेशन को काफ़ी भारी रिश्वत दी होती है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं जनाब 25 से 30 गांव ही आते हैं, सब अब एरिया आते हैं, शहर की हदूद को डील नहीं करता, तो इनको मंथली इस माफिया के थ्रू एक भत्ता जाता है, तो ये उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते ही नहीं, एफआईआर लॉन्च नहीं करते, ना इनके खिलाफ लेते हैं, ना इनके वकला साहिबान के खिलाफ लेते हैं जो कि बोगस किस्म की रजिस्ट्रीज रेडी करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन्होंने जो रजिस्ट्री पुलिस स्टेशन दिखाई थी, और इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद तारिक अयूब एडिशनल एंड सेशन जज को जो पेश की, उसमें ये क्या मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, ये आपने वाज़िह तौर पे सुनना है। मैंने जो प्लॉट ख़रीदा था, मेरे छोटे भाई ने भी मेरे साथ ख़रीदा था, वो हमने ख़रीदा था डायरेक्ट टॉन ऑनर से, टॉन डेवलपर से। टॉन डेवलपर क्या कहते हैं? टॉन डेवलपर की डेफिनेशन क्या होती है? टॉन डेवलपर एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो पूरे टॉन का मालिक होता है, जिसका एक प्लॉट नहीं होता, उसके काफ़ी सारे प्लॉट्स होते हैं। एलोकेशन वो करता है, खुद करता है, प्लॉट एलोकेट करता है, बताता है आपको कि फ़ेज़ 1 में आपने ये लेना है, फ़ेज़ 2 में ये लेना है, जिसकी जो जो डिमांड होती है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके उस चीज़ को बॉट आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई। किससे ख़रीदा था? टाउन ऑनर से। अब इन्होंने क्या किया है ये आपको मैं बताता हूँ। इन्होंने एक रजिस्ट्री बोगस रेडी की, मंजूरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद सदीक के नाम की, जिसका पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मीन टू से उसका इंतकाल नंबर चढ़ा ही नहीं है। उसका इंतकाल नंबर इन्होंने अपनी बोगस रजिस्ट्री में क्या लिखा? 38728। मंजूरा ने वो रजिस्ट्री यानी वो प्लॉट सेल किया। किसको सेल किया जनाब? उन्होंने
मंजूरा ने सेल किया एक और पर्सन को। उस पर्सन का नाम क्या है? इफ्तिखार अहमद वल्द मोहम्मद हनीफ। कितना एरिया सेल किया? 3 मरले 4 सरसाई, वो सेल आउट किया। उसके बाद 2 साल बाद उसने वो सेल आउट किया मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक को। ठीक है, अब इन तीनों में से किसी का भी इंतकाल नंबर नहीं लगा हुआ। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक इंतकाल नंबर भी नहीं लगा। ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है जी, ये सिविल कोर्ट का मैटर बनता है, कैंसिलेशन करवानी है वहाँ जाए। मीन टू से इन्होंने कौन से खाते में लिया? इन्होंने लिया सालम खाते में, जिसका तय्युन नहीं है, तय्युन शुदा नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि मेरे प्लॉट का तय्युन हो चुका है कोर्ट के डिसीजन के बाद। अब तय्युन नहीं है तो उन्होंने क्या चीज़ सेल की, इन्होंने क्या चीज़ परचेज़ की? अच्छा, ये जो लेन देन है या ये जो इनका ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड है ना, ये इनका आपस में ही है, इसका मेरे साथ कोई नहीं है। ना मैंने इनसे ख़रीदा है, ना मैंने इन्हें सेल किया है। अब इन्हें चाहिए कि जिसने जिससे परचेज़ किया वो उससे जाए और उसे कहे कि जी मुझे लेके दें, या कोर्ट के थ्रू या लीगल हेयर्स के थ्रू मुझे निशानदही करवाएं, मेरी फिक्सेशन कराएं, परमानेंट इंजेक्शन करवाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नौसरबाज ग्रुप है। अब ये करते क्या हैं? ये मेरे एक तय्युन शुदा प्लॉट के अंदर आ जाते हैं, एंट्रेंस कर जाते हैं, इंक्रूचमेंट कर जाते हैं, चोरियां करते हैं, वारदातें करते हैं, कब्जा एंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इन्होंने करने की कोशिश कब की? 23/2/2022 को। ठीक है, अब इन्होंने ये सारी चीज़ें चोरी की, जिसके मैंने कोर्ट को गवाहान के सबूत दिखाए। उमर दराज हरल साहब का जो डिसीजन था वो कोर्ट में पेश किया। उस केस की पटिशन जिसमें मैंने मंजूरा बीबी के अगेंस्ट वो केस किया था, उनका नाम लिखा, सदीक का नाम लिखा, फरहान का नाम लिखा, यानी उनके हस्बैंड और उनके सन का नेम लिखा। वो केस वो हार गए। उनकी तरफ से कौंसल इसरार अहमद गिल साहब पेश हुए थे, एक ही दफ़ा पेश हुए थे, उसके बाद वो आईनी लाइसेंस उन्होंने सबमिट करवाया था। यानी अगर वो कहें कि जी हमें समन नहीं पहुंचा या केस रीओपन हो जाए, रीओपन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पहुंचा था तो उनके एडवोकेट आए थे ना। इसका मतलब है इतला उन्हें पहुंची हुई थी और रिटर्न फॉर्म में पहुंची हुई थी, जैसा कि कोर्ट जो है वो समन इशू करता है। ठीक है, अब मंजूरा का लेन देन है इफ्तिखार के साथ, इफ्तिखार का लेन देन है नदीम के साथ। अब इनको चाहिए ये आपस में जो इनकी है ये करें। ये मेरे प्लॉट के अंदर एंटर हो जाते हैं, ये भी एंटर हो जाते हैं। अब इस नौसरबाज ग्रुप में शामिल कौन कौन है? नौसरबाज ग्रुप में शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद, जो कि ख़ुद एक किराए के घर में रहता है और सबको कही फिरता है कि जी ये हमारा प्लॉट है मंजूरा बीबी का। मंजूरा बीबी जो कि उनकी पुप्पो लगती हैं, उनकी रजिस्ट्री भी इसने बोगस रजिस्ट्री हथियाई हुई है, तो उनको कहता है कि जी ये हमारा प्लॉट है, ये सबको सेल करके ही जाता है, मेरा प्लॉट है। खुद ये रहता है कि कौन से घर में? किराए के घर में रहता है, उसके अपने नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है। उसके अलावा मदीना सिटी फेज़ 2 225 रेबे में मुख्तार वल नामालूम एक बंदा है, उसकी 56 से 57 साल एज है। ये बंदा ये फ्रॉड कर रहा है, काफ़ी सारे लोगों को ये इस तरह की रजिस्ट्रीज। इसका एक भतीजा है चौधरी मोहम्मद आतफ वैनस, उसका चैम्बर नंबर 39 है, अल्लामा इकबाल ला चैम्बर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में होता है। और इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है? चौधरी मोहम्मद महमूद मान, शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद, मुख्तार मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक। इसके अलावा एक अवान नामी एडवोकेट भी शामिल है इनका जो है। इन सब ने ग्रुप बनाया हुआ है जो ये बोगस रजिस्ट्रीज करते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं रजिस्ट्रीज? रजिस्ट्री ब्रांच को ये 25 से 30 हज़ार रुपया रिश्वत दे देते हैं, रजिस्ट्री बन जाती है, इंतकाल नंबर मुंतकिल ही नहीं होता, यानी लैंड रेवेन्यू में खाता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज़ का, ना खेवट नंबर है, ना कोई और चीज़ है, ना इस तरह की कोई लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किया। क्वेश्चन अब उसमें ये नहीं था कि करवाएं। और भाई जब 2021 में ऑनरेबल जज ने मेरे हक में डिसीजन दे दिया, मेरी तो 2021 की मुकम्मल हुई है। अब ये था पुलिस का काम और फंक्शन क्या था, जो कि इन्होंने एक बोगस किस्म की इंफीरियर क्वालिटी रिपोर्ट पेश की है कि उसको देखें कि नोयत क्या है। उन्होंने कहा जी जाएं और तकसीम करवाएं, उन्होंने डिसीजन देखा ही नहीं, ना पुलिस ने देखा, जज को एग्जिबिट कराया, जज ने भी नहीं देखा, तारिक अयूब ने। अब उसे मैं उनका कोई उर्दू का या इंग्लिश का टीचर तो हूँ कोई नहीं जिसने उसे वो पढ़ाना है और उसे गाइडलाइन फराहम करनी है। यहाँ तो उसने तालीम नहीं कोई प्रॉपर हासिल की हुई, यहाँ उसे उर्दू इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, माइनर लेवल की भी नहीं पढ़नी आती। एसपी इकबाल टाउन ने वही बोगस रिपोर्ट के ऊपर अपने साइन किए, उसने एसएसपी कंप्लेंट ने साइन किए, जो कि डॉक्यूमेंटेशन कुछ देर तक मैं आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करता हूँ, आपको मैं दिखाऊँगा और मैं एविडेंस भी दिखाता हूँ।
उसने कहा कि जी ये केस नहीं बनता, ये तकसीम कराएं, बाकी किसी चीज़ की कोई निशानदेही नहीं हुई, यानी जान छुड़ाई। आपको चाहिए यहाँ पे अब स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन है? इससे पहले करप्ट वहीद शाहिद था, आजकल सैयद इरम रज़ा है यहाँ पे स्टेशन हाउस ऑफिसर। पूरा थाना एफआईआर लॉन्च करता ही नहीं है। आप यहाँ देख लें, आप इनके रैकेट उठा के देख लें, इधर एफआईआर के रैकेट ही नहीं है, सबसे कम होंगे पूरे फैसलाबाद में। मैं गलत बात कह रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। पुलिस स्टेशन सदर जनावाला रोड, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा घटिया डिपार्टमेंट है जो कि हमारे रेवेन्यू के ऊपर बर्डन बना हुआ है। करप्शन की इन्होंने इंतहा कर दी है। इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि जो रेवेन्यू के ऊपर बोझ है उसको हम रिड्यूस करें। जब एक बंदे ने काम ही नहीं करना, यार आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप एक पर्सन को हायर करते हो, वो प्रोफेशनलिज्म को या प्रोफेशनल मैनर को साथ लेके नहीं चलता, तो आप क्या करते हो? उसे आप जॉब से फारिग कर देते हो। अब आईएमएफ से कर्ज लेके हमारा कंट्री चल रहा है, यानी बहुत हम लोग मिजरेबल कंडीशन से गुजर रहे हैं, इंस्टेबलाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारे क्लोजन पार्टनर्स जो हैं, जिसमें चाइना हो गया और अदर एसोसिएट कंट्रीज़ हो गए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उस वजह से हम थोड़ा सा, जिसे आप कह लो कि हैंड टू माउथ चल रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक इवन लेवल को भी हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा शोबा जिसे आप फ्यूल के चार्जेस देते हो, सैलरीज देते हो, इंक्रीमेंट देते हो, रिसेंटली आपने 15% उनकी इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज़ की है, ग्रेजुटी देते हो, प्रोविडेंट फंड देते हो, उसके अलावा करप्शन का चैनल एक और ओपन है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल उनका नहीं जा रहा। तो मेरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी इल्तमास है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन नबील अहमद, स्टेशन हाउस ऑफिसर सैयद इरम रज़ा, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद, एसएसपी कंप्लेंट, और ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है मोहम्मद तारिक अयूब, इन सब को ताहयात नाहल करार दिया जाए और इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के ऊपर गौर-व-ख़ौज़ किया जाए। नहीं ख़त्म करना तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले हैं, थर्ड पार्टी पे ले हैं, क्योंकि ये लोग करप्शन से अर्निंग कर लेते हैं। एक और एग्जांपल आपके साथ यहाँ मैं शेयर करनी ज़रूरी समझता हूँ। आप ये देखें कि एक स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसकी 40,000 सैलरी है या 50,000 सैलरी है, आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ले लें जिसमें बिलिंग है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस है और अदर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप अपना बजट ही नहीं मैनेज कर सकते। एक 20 लाख की या 25 लाख की ज़ाती कार इन सब के पास स्टेप बाय स्टेप कहाँ से आती है? कभी आपने पूछा है? कभी आपने गौर किया है कि वो कहाँ से आती है? फिर उसके बाद जब नेक्स्ट हियरिंग हुई, मुझे नहीं पता कि उसने मोहम्मद तारिक अयूब ने आर्गूमेंट क्या सुने हैं। उसने कहा जी मैंने हियरिंग सुनी है, मैंने आर्गूमेंट सुने हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसे पढ़ना ही नहीं आता, उर्दू ही नहीं पढ़नी आती, अपनी कौमी ज़ुबान ही नहीं पढ़नी आती, बाकी तो बहुत दूर की बातें रह गई हैं। अच्छा, उसने कहा जी मैंने सब कुछ सुना है, तो ये केस ही नहीं बनता, उसने केस ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो पुलिस ने कमेंट दिए थे उसने रिवर्सल नहीं किया, रिपोर्ट को उसने डायरेक्शन नहीं इशू की, एफआईआर लॉन्चमेंट की, चालान उसने उसी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसे पढ़ना नहीं आया। इस बंदे को घर भेजें। मैं तो ये कहता हूँ कि यार सिविल कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हो गए, अगर ये देखें ना, लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं इंसाफ के लिए, ठीक है, तो लोग ख्वार हो जाते हैं। इस कोर्ट सिस्टम को यार ख़त्म करें। अगर हर काम ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करना है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है या प्राइम मिनिस्टर ने करना है, इनकी नालायकी की वजह से बर्डन क्रिएट होता है टॉप लेवल जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, इसने कहा जी आपका यहाँ पे हक स्टॉक ऑफ हो गया, आप दूसरी जगह कर सकते हो, या इसने करप्शन रिसीव की है, इनके बैंक बैलेंस चेक करें। मेरी ज़ाती तौर पे यहाँ मैं एक चीज़ को क्लियर करता हूँ, मोहम्मद तारिक अयूब ने और बाकी लोगों ने अपने डिसीजन में लिखा है कि मेरी उनके साथ पर्सनल राइवलरी है। जनाब अली, मेरी उन सब के साथ कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है। ठीक है, कौम के हम भी बेटे हैं, वो भी कौम के बेटे हैं। अब एक बंदा गलत काम कर रहा है, एफआईआर जो बेसिक हक है, आईजी पंजाब को कंप्लेन की, आईजी पंजाब का कोई फीडबैक नहीं आता। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एक आईजी सिंध साहब का किस्सा शेयर किया है, अब आईजी पंजाब का मैं बता रहा हूँ। क्या फीडबैक नहीं देते, या पुलिस वालों से फीडबैक लेके कंप्लेन क्लोज कर देते हो? यार आप लोग, क्लाइंट से नहीं आपने पूछना होता। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के तो हम लोगों ने सिस्टम बनाए हैं।
ठीक है, इसने डायरेक्शन ही नहीं दी, उसने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, उसने कहा जी नहीं जी ये केस ही नहीं बनता, पुलिस की रिपोर्ट एक्यूरेट है। अब उमर दराज हरल का डिसीजन उसे पढ़ना चाहिए था। ये मैंने तो नहीं उसे पढ़ाना, उसकी फाइल में लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, इनकी नकूल ब्रांच में भी है, इसके पास ओरिजिनल फाइल है, इसके एल्मर के पास पड़ी होगी, उसमें लगा हुआ है। इसके बाद आप ये देखें, इन्होंने नौसर पाजो ने मेरे अगेंस्ट एक दूसरा केस किया था कि ब्लैकमेल करेंगे, 5-6-7 लाख रुपया अर्न करेंगे तो हम करेंगे। उसमें मैंने वकील का नाम भी दिया था जी कि इसके खिलाफ भी एफआईआर की लॉन्चमेंट करें, उसने नहीं की। ना काबिल ज़मानत वारंट मैंने मांगे थे, उसने नहीं इशू किए, एफआईआर ही नहीं उसने लॉन्च की। वो कहता है जी बाकी जगह पे आप रेमेडी यूज़ करें। इसने दूसरे केस का लिखा कि नदीम ने जो किया था, जो अदम पैरवी पे खारिज हुआ। और भाई अदम पैरवी किसकी तरफ से थी? नदीम की तरफ से। हम लोग कोर्ट जाते नहीं हैं, प्रॉपर पेश होते हैं, लाइसेंस पेश हुआ है, बहस की है, आर्गूमेंट किया, विन किया। जज ने भी बगैर देखे हुए, बगैर डॉक्यूमेंटेशन की, वेरिफिकेशन की, उसने स्टे ऑर्डर इशू कर दिया था जिस प्रॉपर्टी का वजूद ही कोई नहीं है। पहले हालांकि तयन हुआ है, अखबार इश्तिहार किया है, इसने केस भी अखबार इश्तिहार की मुद्दत ख़त्म होने के बाद किया था। ठीक है जी। अब अदम पैरवी क्यों हुई है कि उसके पास एडमंड कोर्ट में, एडमंड कोर्ट के 3 ही जजेस हैं, जिस तरह ऑनरेबल उमर दराज हरल है, मैं नौशीन साहिबा हैं और एक आधे जज और हैं वहाँ पे, एक साहब और हैं जो डील करते हैं। इनमें से असल चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट से अदम पैरवी पे क्यों खारिज हुआ कि इंतकाल नंबर नहीं है, ये वेरीफाई नहीं करवाना चाहता, इसके पास है ही नहीं। जिस तरह मैंने अपनी रजिस्ट्री के ऊपर जज को वेरीफाई करा के स्टैम्प जज ने की है, फ़र्द के ऊपर की है, ये वेरीफाई कराए, अपना तयन करवा ले। इसी तरह की ये 25-40 इसने रजिस्ट्री इख्तियार की हैं चौधरी मोहम्मद आतिफ हैंस ने। तो मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इन सब मुजरमान के खिलाफ फिल फॉर एफआईआर लॉन्चमेंट का हुक्म दिया जाए। नैब को इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर चालान करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट किया जाए, ऑक्शन कराई जाए, और जिन लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड एंड फ्रॉजरी की है उनकी अमाउंट की रिकवरी की जाए। अब मैं चलता हूँ दूसरे फेज़ की तरफ कि पुलिस कहती है केस नहीं बनता, उन साहब ने भी एज इट इज़ उसी को प्रिंट कर दिया है। मेरे पास सबूत क्या है? 23/2/2022 को मैंने 15 के ऊपर कॉल चलाई। 15 ने इंटीमेट किया इन्हें पुलिस स्टेशन सदर को। पुलिस स्टेशन सदर के नुमाइंदे आए 2, जिनके नंबर मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने वकूआ देखा, एफआईआर की लॉन्चमेंट नहीं की, ये सारे मौजूद थे, कब्ज़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। एक ये सबूत। उसके अलावा मैंने वहाँ की पिक्स ली हैं, पिक्स मैंने कोर्ट में शेयर की हैं। चले मैं अगर मान लेता हूँ कि तस्वीरों को यार कोर्ट नहीं मानता, फ़ोन रिकॉर्ड को तो मानता है ना यार कोर्ट, वो तो सबूत है। गवाहान मैंने पेश किए हैं, गवाहान के बयानात पेश किए हैं। ये कैसे कह सकता है जज कि यार ये केस ही नहीं बनता? मेरी इन सब के साथ कोई नहीं है, इनको फिल फॉर ताहयात नाहल करवा के घर भिजवाएं। ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये मिसकॉन्डक्ट कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। अच्छा, अब जज ने जो पाकिस्तान का हमारे आइन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, उसकी किस चीज़ की वायलेशन की है? जज ने आर्टिकल 204 की वायलेशन की है। इसके अलावा आर्टिकल हमारा चूँकि कुरान पाक हदीस शरीफ पे स्टैंड करता है, इसके अलावा आर्टिकल 189 की वायलेशन की है। इसके अलावा आर्टिकल 175 क्लास 3 की वायलेशन की है। इसके अलावा आर्टिकल 10B की वायलेशन की है। इसके अलावा आर्टिकल 201 की वायलेशन की है। ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं कि ताकि यार हमारे लाखों करोड़ों बहन भाई जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सके, एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ। गोरों ने हमारी किताबें पढ़ के, आप अमेरिका जाते हो, न्यूयॉर्क सिटी में जाते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान उन्होंने अपने कोर्ट के बाहर टॉप पे लगाया हुआ है उन्होंने कि अदलो इंसाफ को फ़रोग दो। वहाँ पे 2 से 3 हेयरिंग्स में डिसीजन आ जाता है। इनको उर्दू इंग्लिश ही नहीं पढ़नी आती, ना पुलिस को पढ़नी आती है, ना जुडिशरी को पढ़नी आती है। मेरी इस जज से भी कोई राइवलरी नहीं है, मेरी पुलिस से भी कोई नहीं है, मेरी किसी से कोई नहीं है। मेरा मकसद ये है कि वो सिर्फ आतिफ सलीम भट्ट का तो केस नहीं ना हैंडल करते जज साहब, दिन में पता नहीं कितने केसेस हैंडल करते हैं। अब आप करोगे क्या? प्रेशर आएगा मीडिया का, आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे या उसे आप टर्मिनेट करोगे। टर्मिनेशन मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? टर्मिनेशन इसलिए बेटर है कि वो दिन में पता नहीं कितने केसेस सुनते होंगे, कितने लोगों का बेड़ा गर्क करता होगा वो बंदा बैठ के, क्योंकि उसे उर्दू इंग्लिश तो आती कोई नहीं है। ठीक है, बेड़ा गर्क करने के बाद हो सकता है किसी बेगुनाह को ही कल को वो फांसी चढ़ा दे।
क्योंकि उसे डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस तो पढ़ने आते ही नहीं है। असल दस्तावेज़ात पढ़ने का रवाज ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब मैं आपके साथ वो सबूत सारे शेयर करता हूँ, तो आप मेरे साथ इन टच रहिएगा। ठीक है जनाब, आप सब क्या मुझे सपोर्ट चाहिए, हमायत चाहिए, ताकि हम सारे एक फैमिली की तरह आ सकें और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकें। हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो हम सब की तरक्की और कामयाबी और कामरानी उसमें है। आपके दुनिया में आने का मकसद ये है कि लाखों या करोड़ों लोग जो है ना वो आपसे मुस्तफ़ीज़ हो सके। अगर आप आए हो और आपके दुनिया में आने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं ना, तो आपका दुनिया में आने का पर्पज़ ही नहीं पूरा हुआ। सूरह अल माइदा आयत नंबर 21 में कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि अपने दुनिया में आने का मकसद जो है वो इंसानियत को फ़रोग़ देना है। ठीक है, आपने एज ए मुस्लिम भी सबको सपोर्ट करना है, इसके अलावा कोई कम्युनिटी का पर्सन आ जाता है तो आपने उसको भी सपोर्ट करना है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान पाक का हुक्म है। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप सबूत, और आप सब मेरे साथ इन टच रहिएगा। जी जनाब, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा। ये आपके सामने तारिक अयूब का डिसीजन जो है वो शो हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पटिशन नंबर 378 है। ये मेरा नेम लिखा हुआ है आतिफ सलीम बट, ये पटिशनर लिखा हुआ है कि 23A और 23B CRPC के तहत ये की गई है। ये डेट लिखी हुई है और ये सारा लिखा हुआ है कि वो क्या कह रहा है कि हमने उससे मांगी थी कि डायरेक्शन आप दें FIR की लॉन्चमेंट के लिए। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी लिख रहा है और सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे भी लिख रहा है, ये दो जगह सेकंड पॉइंट लिख रहा है। ये कह रहा है कि जी SSP डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं वो ये हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शॉर्ट समरी उसकी शेयर कर देता हूँ। वो कहता है कि जी मैंने रिमार्क्स भी देखे हैं, मैंने पुलिस की रिपोर्ट भी पढ़ी है, उसके अलावा मैंने आर्गूमेंट भी सुने हैं। देखा आपने इससे कितना कुछ किया हुआ है। उसके बाद वो कह क्या रहा है कि जी मैंने ये सारी चीज़ें, जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई है तो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो तनाज़ा हुआ था ना, तो वो कह रहा है कि ये जो तनाज़ा है ये हमारे अंडर नहीं आता और ये इल्ज़ामात गलत है जो आप लगा रहे हैं। मैंने आर्गूमेंट को भी बड़ा तफसीली सुना है, मेरे ख्याल से कानों के इलाज की भी इन्हें बड़ी ज़रूरत है। पता नहीं इसने क्या सुना यहाँ पे, कि यहाँ पे वो नदीम के केस का रेफरेंस दे रहा है, जहाँ पे आपके सामने टाइटल आ रहा है कि नदीम ने नॉन प्रोसिक्यूशन की बेस पे केस खारिज किया था, यानी डिसमिस किया था। यानी मैंने बताया कि हम जाते रहे हैं, ये पेश ही नहीं हुआ था क्योंकि इसके पास असल दस्तावेज़ात नहीं है, ना इसका कोई लेना देना है मेरी प्रॉपर्टी के साथ, ना मेरा इससे कोई लेना देना है। मेरा तो कोर्ट पहले ही डिसीजन दे चुका है। अब यार इसमें जो जज उमर दराज हरल का डिसीजन है ना, जो मंजूरा बीबी के अगेंस्ट लिया था, वो इसके बाप ने लिखना था यहाँ पे डिसीजन। इसके बाप उमर दराज हरल ने जो डिसीजन दिया था, सिविल कोर्ट का जो जज है, जिसमें कॉर्नर प्लॉट का तयन किया था, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड उसने वेरीफाई किए थे, वो इस नमूने ने मेंशन ही नहीं किया हुआ यहाँ के ऊपर। यहाँ के ऊपर नाजरीन आप देखें कि ये शख्स लिख क्या रहा है, प्रोड्यूस कॉपी ऑफ सिविल सूट। ये सिविल सूट के बारे में लिख रहा है और कह रहा है कि जी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिविल सूट को क्रिमिनल वन में कन्वर्ट करने की। हो सकता है इसके घर चोरी हो जाती हो तो FIR ना लॉन्च होती हो, लेकिन पाकिस्तानी लॉ में तो FIR की लॉन्चमेंट होती है। इसने अपना ईमान पैसे लेके सेल कर दी है, इसको तो 2 मिनट से पहले टर्मिनेट करना चाहिए और ताजात महल करना चाहिए विदाउट ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड के। अच्छा, अब ये देखें कि ये सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को वो कह रहा है कि आप करने की कोशिश कर रहे हो, हमें सोसाइटी में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो कहता है जी प्लॉट का डिस्प्यूट है। और भाई जब मेरा तयन हो गया तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता, मेरा तो जज ने तयन किया, तुमने पढ़ा क्या फाइल को, जो है क्या करते रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते रहे हो, अपने बच्चों के साथ किसी एजुकेशनल स्कूल में एडमिशन लो तुम जाके। ठीक है, मेलस कहता है कि बदनाम कर रहे हैं जी, मैं बदनाम कर रहा हूँ और तुम फॉल्सिफिकेशन डिसीजन दिए जा रहे हो आंखें बंद करके, जो है। तो वो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ FIR जो मांगी है, फर्दर आप देख सकते हैं कि उस नमूने का नाम, उसके साइन और उसका डेजिग्नेशन जो है वो लिखा हुआ है। तो वो क्या कह रहा है कि जी ये मैटर सिविल कोर्ट से आप हल कराएं, सिविल नेचर का है। ठीक है, और ये डिसीजन, ये नमूना किस डेट को इशू कर रहा है, 8/6/2022 को इशू कर रहा है। यहाँ पे डेट भी आ रही है, इसकी स्टैम्प भी आ रही है, इसके सिग्नेचर भी हुए हैं, और जो मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया था उसके ऊपर भी इसके सिग्नेचर हुए हैं। राज हरल साहब का आप डिसीजन देखिएगा, ये सिविल सूट लिखा हुआ है उन्होंने,
ये मेरा नाम ऊपर आ रहा है, नीचे मेरे छोटे भाई उमैर सलीम भट्ट का नेम आ रहा है। ये हम नेम पढ़ सकते हैं जिनके अगेंस्ट हमने केस किया था, फरहान अली, मंजूरा बीबी, मोहम्मद सदीक और रऊफ साहब के बेटे जिनसे हमने प्लॉट ख़रीदा था, जिन्होंने हमारे हक़ में विटनेसेस दी थी। ये देखें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं और ये किस डेट को केस स्टार्ट हुआ था। ये केस स्टार्ट हुआ था 23/6/2020 को और इस केस का डिसीजन कब आया था? 3/4/2021 को। यानी इस नमूने के पास पटिशन करने से 1 साल 3 महीने तकरीबन पहले इसका डिसीजन ले चुका हूँ कोर्ट से मैं, जो इसको नज़र नहीं आया। अब ये देखें यहाँ पे जब हम जाते हैं ना इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, ये आप सबके सामने आ रहा होगा कि ये ब्रीफ फैक्ट्स से स्टार्ट हो रहा है। ब्रीफ फैक्ट्स के बाद दूसरी लाइन पर ही हम जब जाते हैं तो वो क्या कह रहा है? पोजेशन ऑफ अ कॉर्नर प्लॉट। ठीक है, यानी प्लंटिव का मतलब कौन है? आतिफ सलीम भट्ट और उमैर सलीम भट्ट कॉर्नर प्लॉट के मालिक हैं। आगे वो यही जिक्र खैर कर रहा है कि 38 कनाल 13 मरले इसी एरिया का नाम दे रहा है, मलखा वाले का नाम दे रहा है, 225 रेबे का नाम दे रहा है, मदीना सिटी फेज़ 2 का नाम दे रहा है। ठीक है जी, वो ये दे रहा है। और उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ डिसीजन। अब इसमें जज साहब क्या कह रहे हैं कि प्लंटिव की तरफ से हमारे पास आर्गूमेंट हुए, विटनेसेस पेश हुई, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, ये आप सब ने याद रखनी है, वो होते हैं सबूत में वो कह रहे हैं कि क्या देखा हमने? रजिस्टर्ड सेल डीड यानी ओरिजिनल सेल डीड उन्होंने बोल्ड किया, उन्होंने अपनी स्टैम्प भी हमारी सेल डीड के ऊपर लगाई हुई है कि हमारा सब कुछ जेन्युइन है। उसके बाद उन्होंने रैकेट चेक किए हैं, रिकॉर्ड भी उनके जेन्युइन है। फिर उन्होंने आर्गूमेंट सुने हैं, तो आर्गूमेंट के बाद उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं, मैं चूँकि आपसे कहा है कि मैं शॉर्ट समरी में बताऊँगा वो क्या कह रहे हैं। यहाँ से हम फर्दर और पढ़ते हैं कि द प्लेंटिफ्स आर ऑनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड। ठीक है जी, एक्स पार्टी 1 एंड द सेम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रेवेन्यू रैकेट। यानी उन्होंने लैंड रेवेन्यू से सारा चेक करवाया और सारे रिकॉर्ड को दुरुस्त पाया और रजिस्ट्री के ऊपर उन्होंने हमारी स्टैम्प भी की है। ये आप ऑनरेबल उमर दराज हरल साहब का डिसीजन देख सकते हैं, जो इस नमूने ने टोटल इसकी फ़ाइल में लगाया, एग्जिबिट किया है, लेकिन इसने पढ़ा ही नहीं, इसने लिखा ही नहीं उधर जो है। जो उमर दराज हरल साहब ने डिसीजन दिया था, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम ऑनरेबल जज है हमारे, उन्होंने डिसीजन दिया था, ये आपके सामने शो ऑफ हो रहा है, जिसमें मेरे कॉर्नर प्लॉट का तयन हो चुका है, जिसकी बेस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो ऑनर हूँ, इनका जिससे लेन देन है ये उससे कवर करें, मेरे प्लॉट में घुस के चोरियाँ करते हैं। ये टीम ने जो मेरे अगेंस्ट झूठा केस किया था, जिसका डिसीजन मेरी फेवर में आया, ये आपकी स्क्रीन पे आपको शो ऑफ हो रहा होगा। इसमें आपको सारा नज़र आ रहा होगा, डेट्स चल रही होंगी कि मुख्तलिफ डेटों पे हमारी तरफ से कौंसल जो है वो पेश होती रही, उसकी तरफ से कोई भी नहीं आया। और उसके बाद हुआ कि अल्टीमेटली उसके बाद ये केस ही खारिज हो गया। आपके क्या C क्लास लेवल का चालान जो है वो पुलिस ने पेश किया है, और ज़िला फैसलाबाद ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो क्या लिख रहे हैं जनाब बाअदालत जनाब जवेद अशरफ साहिब, वो लिख रहे हैं मुतल्लिक कब्ज़ा करना। तो यार उर्दू नहीं पढ़नी सीखी तुम लोगों ने। वो ये क्या कह रहे हैं, जनाब अली SHO को बुलाकर रिपोर्ट तलब की गई। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इन्फीरियर क्वालिटी की ये लोग पैसे दे के अपने आप को सेल कर देते हैं। रिपोर्ट तलब की गई, फ्री कैन को तलब किया गया, पटिशनर बावजूद इतला याबी के हाजिर ना आया है। जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की थी कि मुझे इन्होंने रिटर्न डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई इतला ही नहीं दी। ये देखा पुलिस कितना झूठ बोलती है। इस डिपार्टमेंट को मैं क्यों कहता हूँ कि ख़त्म करना चाहिए। और ना ही कोई गवाह पेश किया, जबकि इल्ज़ाम अलियान हाज़िर हुए और बताया कि मोहम्मद नदीम ने प्लॉट मरला चक नंबर 225 रेबे मुसम्मी इफ्तिखार अहमद वल मोहम्मद हनीफ से ख़रीद किया था, जबकि यही रकबा इफ्तिखार अहमद ने 2015 में मंजूरा बीबी ज़ौजा सदीक से ख़रीद किया था। सबूत मलकियत पेश करदा इल्ज़ाम फ्री की रोशनी में रकबा हज़ब सालम खेवड़ में आता है। और भाई अपने बाप उमर दराज हरल साहब का डिसीजन तुम लोगों ने नहीं पढ़ना, जिसमें कॉर्नर प्लॉट की वजह से मेरा प्लॉट निकल चुका है। तो ये देख लें कितनी इन्फीरियर क्वालिटी रिपोर्ट है जो इन्होंने शो की है। फ्री कैन को ताकीद की जानी मुनासिब है कि सिविल कोर्ट से रुजू करें और तकसीम जायदाद कराकर अपना अपना कब्ज़ा हासिल करें। बाकी मामलात की वो कह रहे हैं जी तस्दीक नहीं हो सकी। ये रिपोर्ट बनाई है जी उन्होंने, ये आपके SSP कंप्लेंट, ये आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन फैसलाबाद, आपके CPO फैसलाबाद का हाल है, जो मैंने आपके RPO का ये हाल है, आपके IG का ये हाल है। ये है जनाब आपका पुलिस डिपार्टमेंट, और क्या शानदार इन्वेस्टिगेशन की है। देखा आपने कितने झूठे लोग हैं, पैसे लेके इन्होंने अपने आप को सेल किया है।
इनको टर्मिनेट किया जाए और ताहयात इन सबको नाअहल करार दिया जाए को भी और CPO को भी। जी नाजरीन, ये जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि आपके सामने 1-5 का कॉल रिकॉर्ड शो हो रहा है और डेट क्या आ रही है 23 Feb 4:44 PM। ठीक है, ये पुलिस का नंबर है, 1-5 का नंबर है, ये आपके सामने शो ऑफ हो रहा आया था। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उसका नंबर शो करें। ये नंबर है, ये उसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं 23/2/2022 के। ये एक पुलिस ऑफिसर का नंबर है, दूसरे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पुलिस ऑफिसर का है जो उसके साथ आया था। 2 घंटे ये लोग लेट पहुँचे हैं, आके पेट्रोल के पैसे मांग रहे थे, रिश्वत तलब कर रहे थे ये लोग जो है। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा 23 फरवरी का। ये मैं रैकेट के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। इनमें से ये जो बंदा है ना, ये जिसका नंबर आप देख रहे हैं 0303 से शुरू हो रहा है, इसका नाम मुराद है। इसने अब अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया है और 0313 वाला समथिंग इसका नंबर है। आए थे जो वो कुएँ पे आए थे और उन्होंने देखा था, मुराद इसका नाम है। इसने अब अपना नंबर चेंज कर लिया है, ये मुराद का नंबर है। और ये दूसरा जो इसके साथ पुलिस ऑफिसर आया था, उसका 100 रुपया पेट्रोल का रिश्वत की शेप में ये मांग रहे थे। ये आपके सामने 23 फरवरी की कार्रवाई। मैं नहीं ये कह रहा, ये रैकेट बोल रहे हैं जो जज को नहीं नज़र आए जो है। मीन ये देखिएगा आप कि मेरे प्लॉट के ऊपर इन्होंने जो तोड़ फोड़ की है या ईंटें तोड़ी हुई हैं, ये आपके सामने नज़र आ रही होंगी। यहाँ भी इन्होंने तोड़ फोड़ की है, यहाँ भी इन्होंने तोड़ फोड़ की है, ये भी तोड़ फोड़ के आसार है। जी जनाब, ये नौसरबाज ग्रुप का मेंबर है शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद, जो लोगों को कहता फिरता है ये टाउन हमारा भाई है। और ये उस वकील चौधरी मोहम्मद आतफ वैंस के रेफरेंस से जाली रजिस्ट्रियाँ बनाई फिर रहा है और वहाँ पे कारोबार कर रहा है। इसकी तस्वीर और इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये अच्छे तरीके से तमाम इदारों ने और चैनल ने ये नोट कर लेनी है। इसने जो मुझे धमकियाँ दी थी, ये शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद के कॉल रैकेट आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ हो रहे हैं। ठीक है जी, यही मतन हमने पटिशन में लिखा था, जैसा कि ऑडियंस देख रही है कि हमने उर्दू में लिखा था। मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ की कि जज को उर्दू भी नहीं पढ़नी आती। ये SSP कंप्लेंट को लिखी थी, इसी तरह पटिशन उर्दू में लिखी थी हमने। ये माफियाज हैं और जजेस इन माफियाज को पैसे लेके करप्शन की बेस के ऊपर सपोर्ट करते हैं। जनाब, ये ऐसे माफियाज हैं जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की जड़ों में बैठे हुए हैं। ठीक है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग मुल्क का जो है। ये देखें, ये उर्दू में है, SSP कंप्लेंट को लिखी है कि यार इनको इंग्लिश नहीं पढ़नी, यानी उर्दू शायद पढ़नी आ जाए इनको। ये देख सकते हैं आप, ये जो सैयद इरम रज़ा को भेजी थी SHO पुलिस स्टेशन सदर का जो है, ये भी आप देख लें कि उर्दू में लिखी हुई है। ठीक है जी, CPO फैसलाबाद को जो हमने लिखी थी वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि CPO की क्या परफॉर्मेंस है, IG पंजाब की क्या परफॉर्मेंस है, SHO की क्या परफॉर्मेंस है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन नबील अहमद की क्या परफॉर्मेंस है। देखा आपने कि ये करप्शन की चेन कैसे चलती है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती है, मुलाहिजा कीजिएगा। मासूफ ने, मैं जुडिशरी का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, सारी ऑनरेबल जुडिशरी मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन इसमें कुछ गंदी भेड़े भी शामिल हैं, काली भेड़े जिन्हें कहते हैं हम लोग। वो जुडिशरी में भी शामिल है, वो वकला में भी शामिल है। ये आप देखें कि जी उस नमूने ने जो आर्गूमेंट सुने थे उसकी तफसील आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ हो रही है। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि उसने केस सुना क्या, उसने क्या रीड किया, उसने फाइल ही नहीं पढ़ी। ये हाल है हमारे जजेस का। ये माफियाज को सपोर्ट करते हैं, पैसे लेके ये किसी भी चीज़ को सेल कर देते हैं। कल को ये बंदा लाखों करोड़ों लोगों को, जब तक ये सर्विस टेंडर में रहेगा, फांसी लगा देगा नाजायज़ जो है, पैसे लेके ये कुछ भी कर सकता है। इसका तो टर्मिनेशन होना, मिसकॉन्डक्ट, इनकॉम्पिटेंसी इन सब की साबित हो चुकी है। इन सब को पुलिस डिपार्टमेंट समेत घर भिजवाएँ फौरी तौर पर। ये दूसरा पेज आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ हो रहा होगा, जो इसने हेयरिंग की है। ये सुनिएगा कि क्या हेयरिंग की है, क्या सुना है उसने, क्या पढ़ा है, क्या सुना है और क्या लिखा है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये आप देखिएगा IG पंजाब कंप्लेंट सेल की परफॉर्मेंसेस कि मैंने कितनी दफ़ा कंप्लेंट की लॉन्चमेंट की है, आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी। ये IG पंजाब की आपके सामने पिक है। उस दिन हमने IG सिंध को डिस्कस किया था, IG पंजाब की भी मैंने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में परफॉर्मेंस शेयर की थी।
तो ये देखिएगा जी राव सिकंदर साहब की परफॉर्मेंस और उनके कंप्लेंट सेल की देखिएगा कि खुद ब खुद ही उन्होंने दरख्वास्त खारिज भी कर दी है बगैर कोई कार्रवाई के जो है। जी जनाब, ये आप क्लोज लुक से देखिएगा, ये आपको मेरे प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा और कंट्रोल की पूरी कोशिश नज़र आ रही होगी कि मट्टी की ट्रॉली जा रही है, ये चीज़ें चोरी कर रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मेरे प्लॉट की लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। शबीर अहमद, बशीर अहमद, मुख्तार है, नदीम है और इनके दूसरे साथी खड़े हैं। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये आप गौर से देखिएगा, क्लोज लुक में देखिएगा आप, ये आपको ट्रॉली जाती हुई नज़र आ रही है। क्या हुआ जी जनाब, ये है वो वकील चौधरी मोहम्मद आतफ वैंस, वल्द मोहम्मद बूटा, चैम्बर नंबर 39, अलामा इकबाल ला चैम्बर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद। और इसके साथ दूसरे नौसरबाज वकील भी हैं जो जाली रजिस्ट्रीज का काम कर रहे हैं, इंतकाल नंबर के बगैर रजिस्ट्रीज बना के दे रहे हैं। इस नौसरबाज की तस्वीर आप देखिएगा, इसका बाप क्या था, इसका बाप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक माली था। इसने एक शॉर्टकट ढूंढा कि जी मैं अमीर हूँ और मुख्तार जो है जो 225 रेबे में रहता है वो इसका अंकल है, तो ये जालसाजी कर रहे हैं। मुख्तार ट्रैप करता है, ना मुख्तार टाउन ऑनर है ना ये ऑनर है, क्योंकि ये इसका तो कोई कंसर्न ही नहीं, ना इसकी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, ये कौन सा पीछे से कोई लैंडलॉर्ड है, मुख्तार कौन सा लैंडलॉर्ड है, शबीर अहमद खुद किराए के घर में रहता है ये, और ना नदीम का कोई घर घाट है, तो इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं आपने करनी। इसकी तस्वीर आप देखिएगा, अभी मैं इसका आपको लेविश एंड लग्जरी लाइफस्टाइल जो इसने करप्शन के सर पे हासिल की है, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास करता हूँ कि इन सब के खिलाफ फिल फॉर 420, 468, 471, 379 और इसके अलावा 448 की FIR का अंदराज करवाया जाए और इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ और किसी भी ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इन मुजरिमान ने जिनके साथ फ्रॉड किया है उनकी रिकवरी करवाई जाए, नैब के थ्रू इनकी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ को सेल किया जाए, मुख्तार की ज़ाती प्रॉपर्टीज़ को सेल किया जाए, इस नमूने की ज़ाती प्रॉपर्टीज़ को सेल किया जाए और इसके वालिद की और इससे अपने जिन बहन भाइयों के बीवी बच्चों के अकाउंट में, वालिद वालदा के अकाउंट में गए, उन सब के अकाउंट को फ्रीज़ किया जाए। ये जितने नौसरबाज हैं सब के अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जाए और पेमेंट की कौम की रिकवरी करवाई जाए। ये देखिएगा आपकी ये अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को जो कि इसने करप्शन के सर पर बनाया है उसको ये कैसे मीट कर रहा है, कैसे अचीव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आवाम का पैसा, कौम का पैसा ये अपनी अयाशियों में उड़ा रहा है, 2 नंबर काम से जो इसने अर्न किया है। इस कौमी मुजरिम की तस्वीर आप सबके सामने है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।